थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही बच्चों? यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्कार। आइए शुरू करें बच्चों आज की कहानी। यस सर, बढ़िया सर। चलिए चलिए चलिए। से बढ़िया। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। तो बच्चों लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो मैग्नेट्स के लिए भी पढ़ा था और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन द सेंस कि जो कॉइल्स होती, करंट कैरिंग कॉइल्स जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये बच्चों, ये मान लीजिए एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमें लिखना है इस मैग्नेट का, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस मैग्नेट के लिए? मान लीजिए दूरी डी ले लेते हैं हम लोग। कोई बताना चाहेगा बच्चों? सर m इंटू डी हो जाएगी सर। बहुत m बढ़िया, इंटू डी। m इंटू डी हो जाएगा। और d का डायरेक्शन किधर होगा? वेक्टर का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, एब्सोल्युटली ठीक है बच्चों। तो उस समय जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ रहे थे, तो बड़ा हमें अजीब सा लगता था कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम लोग डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव ले रहे हैं, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसका कारण यही था कि ताकि हम एक एनालॉजी सेट कर पाए मैग्नेट्स के साथ। पॉजिटिव से नेगेटिव लेना ज्यादा कन्वीनियंट होता वहां पे, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव लेने से ये क्या है कि जो कॉन्सेप्ट यहां पे सीखे थे एज इट इज वो मैग्नेट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसका डिस्कशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये डायरेक्शन लेना हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, तो डायरेक्शन हो गया साउथ से नॉर्थ, यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। बच्चों पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ सर पोल एम्पियर मीटर हो जाएगी सर, एम्पियर मीटर। बिल्कुल एम्पियर मीटर हो जाएगी, एब्सोल्युटली ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप हो, ठीक है, कुछ इस तरह से करंट कैरिंग लूप हो और उसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से लिखा जाएगा इस वाले मैग्नेट का? I इंटू ए। I सर इंटू, नंबर ऑफ लूप, करंट इंटू एरिया। बिल्कुल करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ लूप्स। अगर एक टर्न है तो 1 करेंगे और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं यस तो। सर, यस सर। इंटू और डायरेक्शन इसकी बच्चों कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन इसकी सर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल है ना। तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के सेंस में, थंब अगर इनटू द प्लेन पॉइंट कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी इनटू द प्लेन होगी, ठीक है। तो करंट कैरिंग लूप है तो उसके लिए कुछ इस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे और मैग्नेट गिवन है तो कुछ इस तरह से हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम, ये जो मैग्नेट है इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो कैसे बिहेव करता है वो हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस पूरे अरेंजमेंट को रख देंगे तो कैसे बिहेव करेगा ये हमें समझना है। तो कल के डिस्कशन से बच्चों ये भी समझ में आना चाहिए कि जो मैग्नेट होगा, जैसे हम लोग नॉर्थ पोल को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे और साउथ पोल को नेगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से आप लोग आंसर करिएगा। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे। एक मान लीजिए जो मैग्नेट को इस तरह से कुछ रख दिया गया है, जो मैंने बाहर फील्ड ड्रॉ करी है वो मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसमें एक मैग्नेट को रख दिया कुछ इस तरह से, और जो ऊपर वाला पोल है वो नॉर्थ है, जो नीचे वाला पोल है वो साउथ है, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं बच्चों कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स एफ नेट कितना होगा?
इसको बिल्कुल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं मुझसे फोर्स पूछा जाएगा तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की याद रखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें कैसे पता चलता था? चार्ज इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह से यहां पे लग देंगे, जब जैसे मुझे इस पे फोर्स निकालना है नॉर्थ पे, तो वो पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगेगा। इस तरह से अगर नॉर्थ पोल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही फोर्स लगेगा, और जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी पोल स्ट्रेंथ इनटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज पे लगता था Q इंटू ई, यहां पे लग जाएगा M इंटू बी, पोल स्ट्रेंथ इंटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो निगेटिव होगा इस पे फोर्स लग जाएगा M इंटू बी, ठीक है। क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे बैकवर्ड फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों अगर हम लोग मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे? अब बता सकते हैं बच्चों? जीरो जीरो हो हो जाएगा सर। ऐसा ही कुछ डिस्कशन हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल पे किया था, ठीक है, कि जब Yes, अगर sir. इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। क्या बच्चों यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो है या नेट टॉर्क नॉन जीरो है? टाउ नेट नॉन जीरो है। नॉन जीरो है। अच्छा, इसमें देखिए नॉन जीरो हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अगर आप इस मैग्नेट को रिलीज करेंगे इस पोजीशन से, तो किधर बच्चों क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करेगा या एंटी क्लॉकवाइज? ये जो मैग्नेट है अगर हम इसको क्लॉकवाइज 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 जाने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा ये खुद को अलाइन करने की, किस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जब भी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टॉर्क नॉन जीरो होगा। अच्छा, जब हम लोगों ने बच्चों नेट टॉर्क निकाला था इलेक्ट्रिक डायपोल पे, किसी को याद है क्या वो नेट टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितना आया था, उसकी वैल्यू अगर किसी को सर दिमाग में पीई साइन थीटा। सर पीई साइन थीटा। बहुत बढ़िया, पीई साइन थीटा कुछ आया था। तो अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E कुछ इस तरह से बना था, है ना, वेक्टर P यस सर, यस सर। क्रॉस E, है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ लिखेंगे तो PE साइन थीटा बना था। अगर इसी एनालॉजी से बच्चों अगर हम लोग बोलना चाहें कि क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ही चल रही है, होती भी एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सिचुएशन पे मैग्नेट को रख दिया जाए तो मैग्नेट पे लगने वाला नेट टॉर्क कितना होगा बच्चों? बताना चाहेंगे कोई? म्यू इंटू बी। सर म्यू हो जाएगा पी की जगह, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो इसको लिखा जाएगा म्यू क्रॉस बी, ठीक है। यस सर। और मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क लिखा जाएगा म्यू बी साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है। तो मैं आपसे कुछ बेसिक बेसिक सवाल पूछूंगा, बताइएगा हम किस ओरिएंटेशन पे कह सकते हैं कि जो टॉर्क लगेगा मैग्नेट पे वो मैक्सिमम होगा? दो केसेस होंगे, एक मैक्सिमम, हाँ बोलिए। परपेंडिकुलर सर 90 डिग्री की। हाँ, मैक्स हो जाएगा सर। टाउ मैक्स की वैल्यू आएगी जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और मैक्सिमम टॉर्क होगा म्यू बी, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और टॉर्क जीरो कब होगा? सर जब थीटा जीरो हो जाएगा। जीरो होगा सर। थीटा जीरो होगा। एक और थीटा के लिए टॉर्क जीरो हो सकता है, बता सर सकते हैं? 180 के लिए। सर 180 के लिए। हाँ, थीटा जीरो हो या थीटा 180 हो तो टॉर्क नेट मैग्नेटिक मिनिमम हो जाएगा सर। मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए मैक्सिमम होगा क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम, और जीरो और 180 पे रखेंगे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप ये थोड़ा सा लिखिए, फिर इसके आगे भी डिस्कशन है वो फिर करते हैं। लिख लीजिए इसको, फिर इस पे सवाल करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे इसको। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। पहला स्लाइड है ये। पहला स्लाइड है ये, ठीक है सर। सर बोलिए बोलिए। सर जैसे संडे को हमारा टेस्ट है सर, उसमें पूरी 11th आ रही है और 12th के 2 चैप्टर भी आ रहे जी हैं। जी। तो सर उसके लिए आप कुछ प्रैक्टिस करवाओगे सैटरडे को? सैटरडे को चाहिए आपको प्रैक्टिस? यस सर, फुल Yes, sir. सिलेबस की। सर 11th का फुल सिलेबस और 12th के 2 चैप्टर। ओके ओके। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब थ्योरी भी चाहते हैं या केवल क्वेश्चन क्वेश्चन, कैसे चाहते हैं आप सैटरडे? क्वेश्चन क्वेश्चन करा दो सर। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस दंगल की फॉर्म में, या फिर सर देख लेना। ठीक है, डन है, डन। सैटरडे को अच्छा टॉपिक पूरा रहेगा। 11th फुल सिलेबस चाहते हैं आप, है ना? यस सर, और 12th के 2 चैप्टर सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। ओके, 12th के फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, डन है, डन, एकदम डन है, करेंगे ये। सैटरडे को बच्चों, कल सैटरडे को दंगल होगा, 11th फुल सिलेबस और 12th के फर्स्ट 2 चैप्टर।
सर डन हो गया। बच्चों हो गया हो तो बताइएगा, कुछ क्वेश्चंस। यस सर हो गया, हो गया सर, हो गया। डन सर। ठीक, तो देखिए अगर किसी मैग्नेट को रखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उस पर टॉर्क म्यू बी साइन थीटा होगा और मैक्सिमम मिनिमम टॉर्क की वैल्यूज भी कुछ इस तरह से होंगी। अच्छा सर, ये मैग्नेट्स के लिए ट्रू है या किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखेंगे तो भी ट्रू है? देखिए किसी करंट कैरिंग कॉइल को भी रखेंगे तो भी ये वैलिड है। किस तरह से वैलिड है उस पर भी डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो मैग्नेट का तो हमने समझ लिया। अब अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या सिचुएशन होगी, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है और मैंने एक करंट कैरिंग कॉइल या लूप कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया है इधर। तो पहला सवाल तो यही है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बच्चों इस पे? मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा यूनिफॉर्म BIL sin थीटा सर। BIL sin थीटा, ओके। और कुछ साइन थीटा। ओके, ये बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्लोज लूप है। तो बच्चों मैंने कुछ आपको क्लोज लूप के लिए कोई कॉन्सेप्ट बताया होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक क्लोज लूप को रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है? जीरो हो जाता है सर, जीरो हो जाता है जाएगा ना? सर। तो यहाँ पे भी इससे zero यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें क्लोज लूप रखा है। क्लोज लूप कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इसी टाइप के फॉर्म आपको मोस्टली दिखेंगे। तो इसमें नेट फोर्स जीरो हो गया। लेकिन सर क्या नेट टॉर्क भी जीरो है? तो देखिए नेट टॉर्क के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। देखिए इनमें फोर्स कैसे लग रहे हैं थोड़ा सा हम लोग बात करें बच्चों। तो ऊपर वाली वायर पे आप बता सकते हैं बच्चों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर वाली जो वायर है यानी ये वाली वायर, इस पे इनवर्ड होगा सर। इनवर्ड होगा, ओके। तो चलिए राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो फिंगर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पाम होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहां पे देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना, तो पीक्यू पे लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। जीरो। बच्चों ये कारण समझ में आ रहा है क्यों इस पे लगने वाला फोर्स यस जीरो? सर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन। ऐसे ही और कौन सी वायर होगी जिसपे जीरो फोर्स लगेगा, बता सर सके? SR वाली। SR वाली वायर, इसमें जीरो फोर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों पे लगेगा PS और QR। तो चलिए QR पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन पहले चेक कर लेते हैं। QR पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन, तो राइट हैंड फिंगर्स को आपको रखना है करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में रख लिया फिंगर्स को, और पाम शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा तो थंब आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, यानी QR पे जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा। बोलो क्लियर है बच्चों? ये आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोग कुछ अलग आ रहा है तो मुझे बताइएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन ये जो QR पे है ये ऊपर की तरफ है। PR पे निकालेंगे तो फिर से राइट हैंड फिंगर्स को रखना है करंट के डायरेक्शन में, पाम शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब इनटू द प्लेन पॉइंट कर रहा है, तो इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो बच्चों नेट फोर्स तो इस पे जीरो है, क्योंकि जितना फोर्स इन दोनों पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, जितना इस पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है उतना उस पे अंदर की तरफ लग रहा है, तो लगने वाला नेट फोर्स तो जीरो हो गया। पर बच्चों टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो टॉर्क नॉन जीरो, क्योंकि जिस पे जितना फोर्स ऊपर उस पे उतना फोर्स नीचे। अब टॉर्क की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो जैसे मैग्नेट के लिए आप टॉर्क लिख रहे थे, एग्जैक्टली यहां पे भी टॉर्क बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? म्यू क्रॉस बी, ठीक है, वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी। और मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क लिखना चाहेंगे टाउ नेट, तो ये हो जाएगा म्यू बी साइन थीटा। बच्चों एक चीज, सारी जानकारी आपके पास है, मुझे बता दीजिए कि इस वाले सिचुएशन पे थीटा की वैल्यू कितनी, इस गिवन सिचुएशन के लिए म्यू और बी के बीच का एंगल कितना है? म्यू और बी के बीच का 90 डिग्री। 90 डिग्री, ओके। कैसे बोल रहे हैं बेटा 90 डिग्री, बताएंगे थोड़ा सा? सर मैग्नेटिक फील्ड का, और सर जो जैसे PS वायर है तो वो परपेंडिकुलर है उसके। PS वायर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक है। यस सर, तो 90 डिग्री हो गया। नहीं, मैं म्यू और बी के बीच का पूछ रहा हूं एंगल, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल इस वाले सीन में कितना होगा। 90 डिग्री इज द राइट आंसर, पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कि 90 डिग्री कैसे होगा। 90 डिग्री इज द राइट आंसर। कोई बताना चाहेगा बच्चों 90 डिग्री कैसे इन दोनों के बीच का एंगल? 90 डिग्री ही है, ट्रू है। तो देखिए बच्चों आपको म्यू और बी के बीच में एंगल चाहिए ना,
तो म्यू का एंगल निकाल लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस करंट कैरिंग लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, क्या लगता है आपको? इस करंट कैरिंग लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताना पड़ेगा बच्चों, ये तो हम लोग पढ़े हैं। इस करंट कैरिंग लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? कैसे निकालते हैं बच्चों करंट लूप? अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मान लीजिए मैं ऐसा करंट कैरिंग लूप ले लूं, ठीक है, और उसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा फ्लो करा दूं, तो सर इसका आई के डायरेक्शन में सर फिंगर रखते हैं सर। हाँ, करंट की सर डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से, बिल्कुल। तो इसमें करंट की डायरेक्शन फिंगर रखेंगे तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक एंटी, मोमेंट है, हाँ यस सर, तो इस वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर आएगा? इनटू द प्लेन। इनटू द इनटू प्लेन द आएगा, प्लेन। बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इनटू द प्लेन आ गया है और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द प्लेन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। इस वाले केस में हमेशा 90 होगा ऐसा जरूरी नहीं, पर इस वाले केस में म्यू और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस सिचुएशन पे जो इस पे टॉर्क लग रहा होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू बी साइन 90, ठीक है, यानी म्यू इंटू बी। फिर आप मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू रख देंगे, करंट इंटू एरिया और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो भी दिया होगा, तो इस पे इतना टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे बच्चों मैग्नेट के लिए आप करते हैं म्यू बी साइन थीटा, उस तरह से करंट कैरिंग कोई लूप दिया हुआ है तो उसके भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आप ऐसे ही रखेंगे, म्यू इंटू बी साइन थीटा, जहां पे म्यू करंट इंटू एरिया इनक्लोज है और बी। और एंगल कैसे निकाले म्यू और बी के बीच में? जो भी करंट कैरिंग लूप का डायरेक्शन है, ठीक है, उसमें आप उसकी मदद से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दीजिए और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल निकाल लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आप ये नोट करिए कि करंट कैरिंग लूप रखा होगा तब भी नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क की वैल्यू होगी म्यू क्रॉस बी, और फिर ये डायग्राम ड्रॉ करिए, इसमें लिखिए म्यू और बी के बीच का एंगल 90 है, इसलिए इस पे जो टॉर्क लगने वाला म्यू बी साइन 90 है, म्यू की वैल्यू आई है इंटू बी। इतना लिख लीजिए, 1 मिनट में फिर और डिस्कशन करते हैं इस पे। लिख लीजिएगा बच्चों, तो बताइएगा, फिर आगे डिस्कशन करेंगे इसमें। डन सर। ठीक, और बच्चों जो इसका है ना, मैं सर इसका एक एग्जांपल भी लेता हूं, तो देखिए सवाल जो सर आपको, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये म्यू का वैल्यू सर आइए कैसे आया सर? हम्म, ये तो बताया ना आपको मैंने बच्चों, एक सवाल कल है। वाली क्लास में बता रहे। हाँ, ये फॉर्मूला होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट का, करंट इनटू एनक्लोज्ड एरिया, अच्छा हाँ हाँ ठीक है वही है करंट इनटू एनक्लोज्ड ठीक है एरिया ना, तो वही है। ठीक है सर ठीक है। अब थोड़ा बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। देखिए आपको सवाल दोनों टाइप के बन सकते हैं, हो सकता है मैग्नेट को रख दिया जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और टॉर्क पूछ लें,
या फिर हो सकता है करंट कैरिंग कॉइल को रख दिया जाए और टॉर्क पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मैं आपको दोनों के एक एक सवाल कराता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, और आप समझिएगा, फिर प्रैक्टिस के लिए सवाल करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक पहले मैग्नेट रख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से प्रेजेंट है अपवर्ड्स। ठीक है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है अपवर्ड, और इसमें एक मैग्नेट रख दिया गया है। ठीक है, मैग्नेट कुछ इस तरह से रख दिया गया है। और इस मैग्नेट में नॉर्थ पोल ऐसा है, साउथ पोल ऐसा है, और कुछ आपको इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि इसकी जो मैग्नेट की एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ऐसा कुछ सबटेंड कर रही है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास 100 टेस्ला है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेट का दैट इज 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, तो बच्चों इसका आंसर कर पाएंगे क्या? नेट फोर्स कितना है, और फिर दूसरा नेट टॉर्क कितना है? जीरो। नेट फोर्स तो जीरो होगा बच्चों, फोर्स तो इसमें जीरो है। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल। और नेट टॉर्क की वैल्यू अगर आप लोग बताइए, एक मिनट ट्राई करिए, नहीं तो फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा। सर उसमें सर नेट टॉर्क आया 10⁻⁴√3/2। 10⁻⁴√3/2। ठीक है, √3/2 इंटू 10⁻⁴। √3/2 इंटू 10⁻⁴। मतलब प्लस आ रहा है बच्चों, माइनस आ रहा है, मतलब या मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू है या निगेटिव है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैग्नीट्यूड आप लोगों ने बता दिया, √3/2 इंटू 10⁻⁴। ठीक, आइए बच्चों इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर अगले सवाल में चलेंगे। तो हमसे टॉर्क पूछ लिया गया, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू बी साइन थीटा होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो म्यू का वैल्यू तो हमारे पास सवाल में 100 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सवाल में दे रखा है 100, सॉरी म्यू का वैल्यू भी 100 है और बी का भी वैल्यू 100 है, दोनों 100 है। उसके बाद मेन चीज बचता है बच्चों साइन थीटा। तो आप लोगों ने थीटा कितना लिया बेटा? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। यस सर। ओके, चलिए आइए ड्रॉ करते हैं, है ना। तो अच्छा बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, क्या लगता है आपको? मैग्नेटिक साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। आइए ड्रॉ कर देते हैं, साउथ टू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो अब मुझे बताइए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल कितना है? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल कितना है? सर 30 + 90। 30 + 90। ओके, चलिए मैं थोड़ा बच्चों हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा, है ना, और गड़बड़ करूं तो आप लोग सही करिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है बच्चों, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है। तो मेरे हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, उनके बीच का जो एंगल होगा, मेरे हिसाब से ये होगा बच्चों, ये जो फाई या थीटा आप जो भी लिखना चाहें, बोलिए, ये समझ में आता है क्या? ये वाला जो एंगल Yes, होगा sir. मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में, ये एंगल होगा। तो इसको निकालें कैसे? तो देखिए बच्चों, ये तो 90 डिग्री हो गया ये वाला, है ना, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो 90 + 30 यानी साइन 120 डिग्री होगा। अब बच्चों पूछ लीजिए, आपको कुछ कंफ्यूजन है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये देखिए 30 है तो ये इसके जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल ये 30 हो जाएगा, ये 90, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 + 30। पर सर ऐसा क्यों, ये वाला एंगल क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तब लेते हैं जब उनके टेल्स ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए जैसे आप इसको शिफ्ट करके लाएंगे तो यहां पे टेल ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल लेंगे। तो एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इनके बीच का एंगल ये लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप ये वाला एंगल ले लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री। अब देखते बच्चों, आंसर हो सकता है आप लोग का मैच कर जाए, क्यों मैच करेगा वही मैं आपको बताऊंगा। आइए, तो जब बच्चों आप ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ और साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री को लिखा जाएगा साइन 90 + 30 लिख दीजिए, या आप जो भी जिस तरह से कंफर्टेबल है वैसे लिख सकते हैं ना। तो साइन 90 + थीटा कितना हो जाएगा बच्चों?
cos 30 cos डिग्री, theta। हाँ cos 30, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा रूट रूट 3 3 बाई बाई टू। 2। तो आप लोग भी सारे यही बता रहे थे, रूट 3 बाई टू इंटू 10 की यस पावर सर 4। यस सर। यस ठीक सर। है ना? तो आपका आंसर सही है ना? बस इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे एंगल लेना है तो वेक्टर्स के बीच का एंगल ये लिया जाना चाहिए। आंसर ठीक है, मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो अगला पार्ट होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगला पार्ट होगा डायरेक्शन निकालना। तो पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड निकालना समझा देता हूं, फिर डायरेक्शन निकालना समझेंगे। तो ये भी एक ही हिस्सा हुआ है टॉर्क का, मैग्नीट्यूड निकालना। अब सेम ऐसा ही प्रॉब्लम यहां पे भी है। यहां पे बच्चों आप मुझे बता दीजिए कि टॉर्क कितना होगा। इस तरह से अगर लूप रखा हुआ है तो इस पे लगने वाला टॉर्क कितना होगा। सर 8 आ रहा है सर। 8 आ रहा है, ओके। यस सर। ठीक है, तो जो आइए इसमें सवाल में निकालते हैं टॉर्क की वैल्यू। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है म्यू बी साइन थीटा। तो ठीक है, म्यू का वैल्यू हो जाएगा आई इंटू ए। तो जो देखिए सबसे पहले म्यू निकालते हैं, तो म्यू होगा आई इंटू ए। करंट का वैल्यू 4 और एरिया हो जाएगा बच्चों 4, 2 इंटू 2 है ना, एक्चुअली स्क्वायर है, कंफ्यूज मत हो जाएगा, स्क्वायर है। 4 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा सर। 4 इंटू 10, तो 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 10 के पावर -4। बच्चों ऐसा क्यों कर दिया, Yes, 10 के sir. पावर -4 क्यों कर दिया है? सर सेंटीमीटर में था ना। हाँ बिल्कुल, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट सर, करना मीटर पड़ेगा। में 16 किया है इंटू 10 सर। के पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये म्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क पता होता है हमें, आई ए साइन थीटा होता है। तो करंट का वैल्यू है बच्चों 4, ठीक है, और एरिया एक सेकंड, म्यू बी साइन थीटा ना, आई एम सो सॉरी, टॉर्क का वैल्यू होता है म्यू बी साइन थीटा। तो म्यू का वैल्यू बच्चों हम लोगों ने निकाल दिया 16 इंटू 10 के पावर -4 इंटू करंट, भी करंट का मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, आई इंटू ए। हाँ, तो बच्चों ये पूरी म्यू की वैल्यू है, करंट मल्टीप्लाई कर दिया 4 और एरिया कर दिया है ना, तो म्यू का वैल्यू 16 इंटू 10 के पावर -4। तो 16 इंटू 10 के पावर -4 म्यू हो गया। और बी का वैल्यू है 10 टेस्ला, इंटू बी कर देते हैं। अब बच्चों साइन थीटा में फिर से बताएंगे थोड़ा सा, थीटा की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक 180 मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, सर 180 तो 180 लेंगे सर, 180। 180 लेंगे बिल्कुल बच्चों, साइन 180 होगा। और साइन 180 है यानी 0 हो गया, यानी पूरी चीज 0 हो जाएगी। इस सिचुएशन पे इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा। तो जब भी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो उस पे लगने वाला टॉर्क 0 होगा। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है, साइन 180 0, इसलिए कोई भी टॉर्क यहाँ पे नहीं लग रहा होगा। नेट टॉर्क 0 आएगा इस सवाल में। ठीक है, अब अगला वाला सवाल थोड़ा सोच के करिएगा। इस वाले सवाल में क्या है, मैं सिचुएशन पहले आपको समझा देता हूं फिर क्लियर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से राइट के साइड में, ठीक है, और एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है। हमें इस करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क निकालना है। जो करंट फ्लो कर रहा है इस लूप में वो 2 एम्पियर है। पर ये लूप देखिए कैसे रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो ये मान लीजिए मेरा जो मार्कर है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और ये मेरा हाथ लूप है। ठीक है, तो स्क्वायर लूप है, कुछ इस तरह से प्लेस कर रखा है। अब इसमें देखिए डॉट का मतलब करंट ऊपर आ रही है, तो करंट ऐसे ऊपर आ रही है और फिर ऐसे जा रही है, ऊपर आई फिर ऐसे गई, और ये फिर बॉटम से क्रॉस है, मतलब करंट अंदर जा रही है। तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, ऐसे ऊपर फिर ऐसे। समझ में आई ये सिचुएशन आप सबको कैसे रखा हुआ है? यस सर। तो आपको इस लूप पे लगने वाला टॉर्क बताना है कितना होगा। वैसे फोर्स की वैल्यू अगर पूछ लिया है बच्चों, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी इस लूप पे, फोर्स कितना हो जाएगा इस लूप पे?
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप फोर्स कितना? 0. जीरो। बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है एकदम, कहीं पे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप नेट फोर्स 0। टॉर्क बता दीजिए कितना होगा? मुझे कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई चीज आप लोग सर डिस्कशन, हाँ बोलिए। सर ये एल का तो सर लेंथ नहीं दिया है सर, ऐसे वहाँ पे अगर अपने को वो निकालना हो, म्यू निकालना हो तो सर आईबीएल लगाएंगे ना सर, तो एल नहीं है। अरे बेटा आई ए होता है ना म्यू। सर √3/10 सेंटीमीटर लेंथ. यहाँ पे कहीं पे भी ना आईबीएल नहीं लगेगा। देखिए आईबीएल फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, वो तो आप लोग निकाल चुके हैं, नेट फोर्स 0 है। आईबीएल तब लगाते जब हर एक वायर पे हम लोग फोर्स निकालते, तो आप निकालेंगे हर एक वायर पे फोर्स और जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप। तो आईबीएल का काम खत्म, आईबीएल नहीं करना है आपको, टॉर्क निकालना है। देखिए ना टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू बी साइन थीटा। म्यू का मतलब होता है करंट इनटू एनक्लोज्ड एरिया। तो एरिया के लिए देखिए स्क्वायर लूप है, आपको लेंथ दिया हुआ है तो आप एरिया निकाल पाएंगे। सर टाउ √3/10 आ रहा है. √3/10 है ना? यस सर. ओके सर 10√3 आ रहा है सर। 10√3 आ रहा है। आइए बच्चों एक सवाल, मतलब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए टॉर्क निकालना है, टॉर्क के लिए मुझे पता है म्यू निकालना पड़ेगा। तो म्यू का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एनक्लोज्ड एरिया। करंट का वैल्यू है बच्चों 2 एम्पियर, और एनक्लोज्ड एरिया जो ये लूप एरिया एनक्लोज कर रहा है बच्चों, वो 10 इंटू 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁴ यानी बच्चों ये बन जाएगा 10⁻²। तो बन जाएगा 2 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो म्यू हो गया। अब टॉर्क होता है म्यू बी साइन थीटा, तो म्यू का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁻²। बी का वैल्यू सवाल में दे रखा है 10, और साइन थीटा और रखना पड़ेगा, जहां पे हमें पता है कि थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू वेक्टर। तो बच्चों हम म्यू वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? कोई मदद करना चाहेगा कि सर ऐसे सोच सकते हैं म्यू वेक्टर की डायरेक्शन? कोई भी आपके दिमाग में चल रहा होगी सर, या आप लोग बता दीजिए एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, कितना होगा म्यू और बी के बीच का एंगल? चलिए मैं थोड़ा सा मदद करता हूं आपकी। देखिए ऐसा लूप रखा हुआ है ना, स्क्वायर लूप ऐसा रखा हुआ है, ऊपर चूंकि डॉट है मतलब ऊपर से करंट आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो ये करंट और ऐसे करंट, फिर अंदर करंट, फिर ऊपर करंट, ऐसे करंट में लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप निकालेंगे डायरेक्शन, तो आपको फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इधर से करंट बाहर आ रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो देखिए मेरे फिंगर्स करंट से मतलब करंट के डायरेक्शन में ऑलमोस्ट है, वैसे ऊपर आ रही हैं और फिर नीचे जा रहा है और फिर अंदर जा रहा है ना, तो थंब ऐसा कुछ पॉइंट करेगा। देखिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो उसके दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में या तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, दो के अलावा कोई तीसरा डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर, तो एरिया के दो ही डायरेक्शन, या तो इधर या तो इधर, लेकिन चूंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इधर से ऐसा है ना, यहां से ऊपर फिर नीचे फिर ऐसा, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आएगा इस सवाल के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा परपेंडिकुलर टू द लूप आएगा, है ना। तो आप ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, या इसको शिफ्ट करके यहां पे ड्रॉ कर दीजिए। सर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से देखिए एंगल पता है ना, तो आप ये एंगल 30 डिग्री है और ये डायरेक्शन ऑफ म्यू है, तो इनके बीच का एंगल ये हो जाएगा 60 डिग्री। बोलिए बच्चों समझ में आया है म्यू और बी के बीच का एंगल?
ठीक है, तो साइन 60 यहाँ पे रख देंगे, साइन 60 रखेंगे तो √3/2, तो ये बन जाएगा 10, और ये 10 के पावर -1 और इंटू 2 इंटू साइन 60 हो गया √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3/10 इतने Yes, sir. न्यूटन मीटर आ जाएगा। आ पाया था क्या बच्चों आप सबका आंसर? Yes, sir. सर बोलिए। सर सर हाँ सर ऐसा सेम आंसर आया है सर। मैंने क्या किया है कि मैंने ना एंगल 150 माना, मतलब सर हमने ना क्या 370 किया, एंगल का सर कंपोनेंट ले लिया था। एंगल के मतलब कंपोनेंट ले लिया था मतलब? सर मतलब वो 30 डिग्री है ना सर, उसका मतलब दो साइड में एक साइन और एक कॉस पे कर दिया था, परपेंडिकुलर वाला ले लिया था सर, उससे निकल गया था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट ले लिया था आपने, यस सर, ये जो एक मैग्नेटिक इधर फील्ड ले है सर लिया था उसका। और एक वेरी गुड। परपेंडिकुलर ले लिया था ऐसा? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर सर उसके बाद वही सर उसमें वैल्यू पुट कर दिया था, तो सर ठीक। लेकिन आंसर नहीं आ रहा था, हाँ, लेकिन सर मैग्नेटिक मैच नहीं फील्ड, कर रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स लेके कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है कि इधर आएगा, तो जो लूप के पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो कोई टॉर्क नहीं लगाएगी, और जो लूप के परपेंडिकुलर होगी वही टॉर्क लगाएगी। क्योंकि देखिए जब हम म्यू बी साइन थीटा लिखते हैं ना, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगी, है ना, टॉर्क लूप के पैरेलल होगी, लूप के प्लेन के पैरेलल होगी, ठीक है, तो सॉरी कर सकते हैं आप ऐसा जैसा मेथड बता रहे हैं, जैसे बी का कंपोनेंट लेंगे अलोंग द लूप, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द लूप आएगा यही टॉर्क लगाएगा, जो परपेंडिकुलर टू द लूप आएगा उसका टॉर्क 0 होगा। क्यों? क्योंकि फिर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो जो इसका cos 30 वाला कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वही टॉर्क लगाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ठीक है कर सकते हैं वैसे, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप बेसिक बेसिक में जैसे म्यू और बी लिख दीजिए, उनके बीच का एंगल लिख दीजिए साइन थीटा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए मैं कुछ और सवाल कराता हूं, फिर आपको कुछ जनरल तरीके बताऊंगा, या पहले जनरल बताता हूं। देखिए कुछ पॉइंट्स बच्चों आप याद रखिए, कैसे कि अगर आपको कॉइल का लूप, मतलब जो लूप है, लूप का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन सेम लगे, जैसे ये सिचुएशन है ना, लूप का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन सेम है, ये जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में लूप है, तो यहां पे जो लगने वाला टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहां पे इस वाली सिचुएशन के लिए टॉर्क मैक्सिमम होगा। कारण क्या है? क्योंकि देखिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे इनटू द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, तो यहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको सिचुएशन ऐसी मिल जाए कि लूप इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, सर्कुलर हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, लूप इस तरह से रखा है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो, या फिर लूप ऐसे रखा है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन हो, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, मैं दोनों एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं ताकि बार बार नहीं ड्रॉ करना पड़े। तो या तो इनटू द प्लेन हो मैग्नेटिक फील्ड या आउट ऑफ द प्लेन हो, इन दोनों सिनेरियो में जो इस लूप पे लगने वाला टॉर्क होगा वो 0 होगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम। हाँ बिल्कुल, मिनिमम या 0 आप बोले, थीटा क्योंकि 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री या 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोगों ने पिछला सवाल किया था, इस वाले सवाल में देखिए लूप ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ठीक है, तो आपका जो टॉर्क है उसकी वैल्यू 0 आ गई। तो दो कॉमनली जो आपको सबसे ज्यादा कॉमनली केस दिखेंगे, या तो ये दिख जाएगा तो इसमें हमेशा टॉर्क 0 होगा, या फिर ऐसा कुछ केस दिख जाएगा कि लूप रख दिया उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, लूप का सेंस कुछ भी रख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का सेंस भी कुछ भी रख सकते हैं, लूप ऐसा रख दे और मैग्नेटिक फील्ड का सेंस ऐसा रख दे, ठीक है, तो भी इस वाले केस में भी टॉर्क की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगी, क्योंकि थीटा यहां पे आप करंट का डायरेक्शन आप ऐसे रख दो, थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री ही होगी। ठीक है, क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा 90 डिग्री, इन दोनों केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। इस तरह के कोई भी केस हो तो टॉर्क 0 रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों, ये जनरल थोड़ा सा 1 मिनट में, फिर मैं सवाल और कराता हूं आपको प्रैक्टिस इसी पे, टॉर्क कैलकुलेशन पे। बच्चों लगाऊं एक सवाल?
यस सर। ठीक, एक सवाल देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, करिएगा और बताइए। सर डी ऑप्शन। यस सर, डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है, ओके। बाकी लोग भी बच्चों सॉल्व कर लीजिए और बताइए आंसर, वेट कर रहा हूं मैं। कितना टॉर्क लगेगा, सारी चीजें आपके पास है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। तो टॉर्क थीटा, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू बच्चों इसमें सवाल में दे रखा है, सर मैग्नेटिक फोर्स वाला, मोमेंट पॉइंट फोर्स एट वाला, है, फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.05, पॉइंट ठीक जीरो है, फाइव 0.05। और थीटा साइन थर्टी का वैल्यू आप 1/2 रख 1/2। सकते हैं ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8 × 10⁻⁻1, 5 × 10⁻², × sin 30 1/2, 4 × 5 20, तो 10⁻⁻1, 10⁻², ठीक है बच्चों। ये 0.02, क्योंकि 10⁻³ बन जाएगा, पॉइंट चौथा वाला जीरो सर। टू न्यूटन मीटर आ जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और आंसर निकालना था। एक और सवाल करेंगे बच्चों हम लोग इसी पे। लगाइए सर। देखिए, पढ़िए बच्चों सवाल, तब तक मैं इससे डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर देता हूं। तो बच्चों ये डायरेक्शन वाला पार्ट मत करिएगा, अभी मैंने डायरेक्शन आपको बताया नहीं है, तो डायरेक्शन वाला पार्ट छोड़ दीजिए। बस बता दीजिए कि कितना फोर्स लगाना चाहिए, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का इस कॉइल पे। तो आप फोर्स और टॉर्क बता दीजिए बस। डायरेक्शन के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर वापस से आएंगे। फोर्स कितना लगेगा और जो फोर्स का आंसर कितना आएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है, 25 टन, रेडियस 6 सेंटीमीटर, करंट 10 एम्पियर। फोर्स का वैल्यू कितना आएगा इस कॉइल पे? 0। 0। फोर्स 0 आएगा बच्चों, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप रखा हुआ है। अब टॉर्क की वैल्यू और बताना है आपको कि टॉर्क कितना होगा।
अच्छा, जो करंट की डायरेक्शन ना आप फ्री है मानने के लिए, कुछ भी मान लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उससे टॉर्क के मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्लॉकवाइज ही मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों आंसर बताएंगे इसका? सर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है। कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है, चलिए मैं भी करता हूँ फिर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए बच्चों, आप बेसिक देख लीजिए ना, जो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। तो म्यू बी साइन थीटा, ये लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। म्यू का वैल्यू हो जाएगा आई इंटू ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो 25 नंबर ऑफ टर्न्स है, और करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर, और एरिया कितना ले लेंगे बच्चों? एरिया पाई आर स्क्वायर सर। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर और 10 के पावर -4, ताकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सके। तो एन आई ए, ये मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1.2, ठीक है, ओके। और साइन थीटा की वैल्यू कितना रख देंगे बच्चों? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री सर। 90 डिग्री, बिल्कुल। बच्चों किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो, यहाँ आपने ये लाइन सही लिखी है, इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं है ना, सब बढ़िया चल रहा है। यस सर। उसके बाद कैलकुलेशन है, तो एक काम करते हैं, 10 के पावर -4, इसको कुछ चेंज नहीं करते, बाकी बच्चों मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को। तो 1.2 डेसिमल हटाते हैं 10 से, और 36 इंटू 25 इंटू पाई इंटू 12, ठीक है, इतना बचेगा। यस सर, ऐसे ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, करो थोड़ा सा मल्टीप्लाई, बताओ आंसर फाइनल। 36 इंटू 12, पूरा मल्टीप्लाई करके 3.3 आ रहा है क्या? सर 3.3 आ रहा है सर। सब कुछ मल्टीप्लाई करके, मतलब 10 की नहीं, पावर और -4 को भी भी आ रहा है इंक्लूड सर, करके, अप्रॉक्स करके सर 3.3 आ रहा है। अब मतलब 10 की मतलब पावर -4 को भी इंक्लूड कर लिया है। हाँ, ट्रेंड को उसको भी सर इंक्लूड कर लिया। 3.3, हाँ बोलिए बोलिए। 3.3 339.1 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। 339.1 0.1 इंटू 10 की पावर इंटू 10 की -4, पावर -2। वो सर, -2। हाँ सर, वो -2 हो Yes, जाएगा sir. सर, तब हाँ हमने पूरा ठीक है इंक्लूड ठीक कर है दिया ठीक है, था। सही है सही है। तो 3.39 इतने न्यूटन मीटर टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, जो पहली वाली लाइन है ना, ये मेन है, ठीक है। उसके बाद तो कैलकुलेशन है। तो अगर आप इसमें कुछ, आप लोग का कोई गड़बड़ है कि सर ऐसा क्यों काउंट किया है या इसको क्यों नहीं काउंट किया है, तो पूछ लीजिए, बाकी सिंप्लीफाई कुछ ऐसा ही किया जाएगा। चलिए, अब इसके बाद बच्चों इसका ना, तो हम मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके हैं टॉर्क का। चूंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि टॉर्क कैसे, किस डायरेक्शन में लगेगा। जैसे इस वाले सेंस में आप अगर रिंग को ऐसे रख देंगे तो इस पे टॉर्क लग रहा है, पर इस टॉर्क की वजह से रिंग रोटेट कैसे करेगी वो हमें निकालना होगा। तो आइए सीखते हैं, ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं कुछ केसेस आपके सामने ड्रॉ करूंगा और कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर आप लोग बताइएगा डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल की मदद से। मान लीजिए कि ऐसे एक लूप रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लूप रखा है, इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायरेक्शन कुछ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब भी जो आपके पास आए, है ना, तो बेसिक मेथड क्या कहता है, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो म्यू क्रॉस बी होगा। तो सबसे पहले लूप में आपको म्यू का डायरेक्शन निकालना है। जैसे इस सवाल में म्यू का डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, अगर आप लोग बताना चाहें? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इस केस के लिए किधर? इनटू द प्लेन होगा, बिल्कुल ठीक है, वर्ड इनवर्ड, है ना। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल में जो वेक्टर पहले लिखा होता है उस पर राइट हैंड की फिंगर्स रखते हैं, और जिस डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर होता है उसकी तरफ पाम करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में आप फिंगर्स करेंगे राइट हैंड की, और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में पाम करेंगे, ठीक है। तो यहां पे थंब देगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, यानी जो इस केस में डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आ रही है वो डाउनवर्ड्स आ रही है, ठीक है, यानी टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, ठीक है, टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। लेकिन सर टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इससे क्या होगा, रोटेशन का सेंस कैसे पता चलेगा?
तो बच्चों देखिए टॉर्क के डायरेक्शन में फिर आपको थंब रखना पड़ेगा, तो जो कर्लिंग फिंगर्स होंगे वो सेंस ऑफ रोटेशन देंगे। जैसे इस वाली सिचुएशन में, जैसे मैं मान लीजिए PQRS ऐसा लूप मान लूं, ठीक है, तो चूंकि टॉर्क डाउनवर्ड है और जिस सेंस में, जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसमें आप थंब रखेंगे तो कर्लिंग फिंगर्स विल गिव यू द सेंस ऑफ रोटेशन। तो इस लूप का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो इस तरह से कि PS अंदर की तरफ जाएगा, QR बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसका जो सेंस ऑफ Clockwise रोटेशन है rotation. कुछ इस तरह से होगा, PR ये वाली जो साइड है ये विद इन इनटू द प्लेन जाएगी, ठीक है, इनटू प्लेन जाएगी, और ये वाली जो साइड है QR ये आउट ऑफ द प्लेन आएगा, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन आएगा। तो ये बच्चों बेसिक डिस्कशन है, इस तरह से आप टॉर्क की डायरेक्शन या सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ लूप निकाल सकते हैं। तो पहले आप म्यू की डायरेक्शन, फिर बी की डायरेक्शन, फिर राइट हैंड थंब रूल लगा के टॉर्क की डायरेक्शन, एक बार टॉर्क की डायरेक्शन पता चलेगी तो फिर आप किस सेंस में लूप रोटेट करेगा वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग को देता हूं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। और प्लीज एक बार टॉर्क की डायरेक्शन फिर से फिर बता से दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ फिर से। देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है म्यू क्रॉस बी, है ना। तो दो वेक्टर इन्वॉल्व हैं, एक तो म्यू एक तो बी। तो सवाल में आपको बी तो बहुत क्लियरली दिखा रहेगा, है ना, कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या ऐसे दे रखेंगे सवाल में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्लियरली आपको इसके लिए कुछ सोचना नहीं है। बचता है म्यू, तो म्यू को राइट हैंड थंब रूल से आप म्यू की डायरेक्शन, जैसे इस वाले सवाल में क्लॉकवाइज है तो म्यू का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, एक बार म्यू आ गया। फिर दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, जो पहला वेक्टर लिखा होता है उसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर्स करते हैं और जो दूसरा वेक्टर होता है उसकी तरफ पाम करते हैं, ठीक है। तो थंब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देता है, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आ गया। एक बार टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गया तो सेंस ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और फिर कर्लिंग फिंगर्स विल गिव यू द सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहां से देखो PS इनटू द प्लेन जा रहा है और QR आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि ये थंब ऐसा है तो फिंगर्स अंदर की तरफ इधर से कर्ल हो रहे हैं, PS अंदर जाएगा और ऐसे QR बाहर आएगा, तो QR तो PS अंदर QR बाहर, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा होगा। Clockwise rotation. हाँ मतलब डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं, पर PS अंदर जाएगा और QR बाहर जाएगा। Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए एक सेम ऐसा ही मैं देता हूं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सोचिएगा कैसे होगा। और जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक मोमेंट के, ठीक है। तो जिसमें आपके सामने लूप रख दिया ABCD, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, आपको बताना है टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, कौन सी साइड इनटू द प्लेन जाएगी, कौन सी साइड आउट ऑफ द प्लेन जाएगी। सर हाँ हाँ टॉर्क की डायरेक्शन लेफ्ट आ रही है Yes, sir. Left आ रही है। और DC ऊपर जाएगा और AB नीचे जाएगा, ऐसे रोटेशन होगा इसमें। ओके बच्चों, ये बताया गया कि टॉर्क की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है, तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो Outward, sir. Outward. बिल्कुल मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड से। तो म्यू क्रॉस बी, तो पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स होंगी, तो पहला वेक्टर यानी म्यू आउट ऑफ द प्लेन है तो उस पर फिंगर्स होगी, और दूसरे वेक्टर की तरफ पाम होगा, तो दूसरा वेक्टर ऊपर की तरफ है बी वेक्टर, उसकी तरफ पाम होगा, तो थंब पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसका मतलब Left. टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होगी, एकदम सही है। अब कौन सी साइड ऊपर जाएगी कौन सी साइड नीचे जाएगी, तो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन में थंब रख लीजिए और फिर सेंस ऑफ रोटेशन देख लीजिए। तो AB इनटू द प्लेन जा रही है और CD आउट ऑफ द प्लेन, तो ये लूप कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, AB इनटू द प्लेन जाएगा और CD आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, ये इनटू प्लेन ये आउट ऑफ प्लेन, कुछ इस तरह से रोटेशन होगा। बच्चों एक और तरीका है जिसमें आपको इतने स्टेप्स नहीं फॉलो करने पड़ेंगे, वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। कैसे सोचना पड़ेगा कि देखिए जो करंट कैरिंग वायर्स
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगे या उसके एंटी पैरेलल होंगे, उन पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी, इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि आई एल बी साइन थीटा होता है, थीटा जीरो। तो जो भी जीरो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट होंगी उन पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी। यानी कि देखिए, जैसे इस वाली साइड पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और इस वाली साइड पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स या तो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल है, इन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लगेगा केवल ए बी और सी डी पे। ठीक है, तो या तो आप पूरे बेसिक मेथड से जाइए कि टॉर्क निकाल लीजिए फिर कर लीजिए, या एक दूसरा तरीका है कि आप उन वायर्स को भूल जाइए जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है। जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वायर्स हैं उनके बारे में सोच लीजिए। जैसे आप इस वाली वायर में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ए बी पे, यानी ए बी वाली वायर पे केवल सोचिए, तो ए बी वायर पे करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप बी आई एल क्रॉस बी, तो एल वेक्टर के डायरेक्शन में, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लिखते हैं हम लोग, आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर एल की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स रखिए और बी के डायरेक्शन में आपका पाम होना चाहिए, है ना। तो बी के डायरेक्शन में आपका पाम होना चाहिए, तो थंब इनटू द प्लेन, यानी ये वाली साइड जो है वो इनटू द प्लेन जाएगी, तो ए बी इनटू द प्लेन आएगी, तो उसके ऊपर उसके जस्ट ऑपोजिट वाली आउट ऑफ द प्लेन जाएगी, तो रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। तो ये आप पूरे स्टेप बाय स्टेप से जाके टॉर्क कैलकुलेट करिए, टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करिए, या फिर आप साइड के दोनों में मतलब साइड्स पे फोर्स निकाल लीजिए और फिर डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर दीजिए कौन सी साइड ऊपर जाएगी कौन सी साइड नीचे जाएगी। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा करना चाहते हैं। बाकी टॉर्क की डायरेक्शन सर निकालना ये ऐसे जो है। आप और बता रहे हैं, क्या क्या ये जो आप बता रहे हैं सर, वो बस तब वैलिड होगा ना जब कोई एक ही बार डायरेक्शन दिया हो। मान लीजिए सर अगर दो दे दिया हो तो किसी एक सर्किट लूप। मतलब दो डायरेक्शन दिया मतलब नहीं समझा। सर जैसे परपेंडिकुलर तो सर अभी बस एक जो मैग्नेटिक फील्ड है जो बी है सर हम लोग का, वो बस एक ही दिया। अगर दो दे दिया तो एक मान लीजिए एक अपवर्ड में और एक राइट वर्ड में, तब तो नहीं लग पाएगा ना सर। देखिए, अगर उस जो आप कह रहे हैं ना वो पॉसिबल नहीं है, कारण मैं बताता हूँ। देखिए, अगर इस तरह से देने का कोई फायदा नहीं है ना कि एक ऊपर दे दे एक मैग्नेटिक फील्ड इधर दे दे, क्योंकि फिर अगर उसको ऐसा देना है तो आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे ना कि B1 और B2 का रिजल्टेंट होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं वो देना पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको कभी नहीं मिलेगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लगाइए, क्योंकि अगर दो लगाई होगी तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो दो देने का कोई सेंस नहीं बनता, एक ही मैग्नेटिक फील्ड नेट दे देंगे ना, तो वो जो आप कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी ठीक है सर। आप या तो टॉर्क की डायरेक्शन निकाल लीजिए, जैसे सवाल में क्लियरली पूछ दे कि टॉर्क की डायरेक्शन बता दीजिए, लेफ्ट होगा, राइट होगा, अप होगा, डाउन होगा, तो फिर आप म्यू क्रॉस बी करिए। और केवल सेंस ऑफ रोटेशन पूछा जाए तो उन वायर्स पे फोकस करिए जिनके करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जो भी करंट की डायरेक्शन पैरेलल होंगी वो तो है ना, उन पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। फिर इन दोनों पे आप डायरेक्शन निकाल लीजिए। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि सर अगर सर्कुलर लूप है फिर क्या करेंगे। मान लीजिए ऐसे सर्कुलर लूप रख दिया, अब यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन पैरेलल कुछ भी नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगा दी, अब हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो आप इसमें एक काम करिए, ये जो सेगमेंट है, मान लीजिए मैं करंट ऐसे दे देता हूँ, ठीक है, तो इस वाले सेगमेंट में करंट ऊपर जा रहा है और इसके ऑपोजिट वाला सेगमेंट इस पे करंट नीचे जा रहा है। आप इस पे देख लीजिए किस तरह से टॉर्क लग रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये दो सेगमेंट तो चूंकि पैरेलल हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो इनसे कुछ नहीं, इन दोनों पे चेक कर लीजिए। ठीक है, जो जैसे इनमें से एक ऊपर जा रहा होगा एक नीचे जा रहा होगा, जो ऊपर नीचे जा रहा होगा उसी हिसाब से ये रिंग रोटेट करने लगेगी। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर लूप के लिए तो या तो आपको सर्कल मिलेगा या रेक्टेंगल मिलेगा या स्क्वायर मिलेगा, इसी तरह से मिलेंगे, तो आपको ऐसे ही डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी। एक आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल लगाता हूं, आप देखिए जितना समझ पाए हैं यूज करिए। बच्चों इसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं इस कॉइल को, तो बताना है कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ,
क्या लग रहा है बच्चों आंसर? बच्चों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैग्नीट्यूड आया क्या बच्चों? कैलकुलेशन के बाद मैग्नीट्यूड कितना यस होगा सर, टॉर्क? कितना आ रहा है? 0.4 सर, 0.4 0.2। 0.2 आ रहा है। ओके देखिए बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क लिखेंगे तो आप म्यू बी साइन थीटा लिख देंगे सीधा सीधा। तो म्यू का वैल्यू होगा आई इंटू ए। तो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों 2 एम्पियर, और जो एरिया है देखिए 10 इंटू 8, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर में। और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है देखिए 50 हैं, तो 50 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट NIA। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.5 है, तो 0.5 लग दीजिए। और म्यू बी साइन थीटा, बच्चों थीटा क्या हो जाएगा इस केस में? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक 90 मोमेंट, डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि करंट का सेंस अगर आप देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो एंगल 90 डिग्री होगा। साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये आपका बनेगा। तो 50 इंटू 2 100, तो मैं लिख देता हूं इसको 80 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 0.5। तो बच्चों 0.5 इंटू 80 हो जाएगा 40, 40 इंटू 10 के पावर बिल्कुल 0.4 न्यूटन मीटर, ये आपका टॉर्क आएगा। अब दो ऑप्शन है बच्चों 0.4 न्यूटन मीटर के, एक तो क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज। और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो बच्चों ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ओके, मैं वायर्स के ऐसे नाम रख देता हूं, फिर आपसे पूछता हूं मैं। तो मान लीजिए ABCD, कौन सी वायर ऊपर जाएगी बच्चों, कौन सी वायर नीचे जाएगी? ए भी बाहर की तरफ आएगी सर। AB बाहर की तरफ आएगी। ओके यस सर। DC अंदर जाएगी। ओके बच्चों, इसमें देखिए ना, टॉर्क की डायरेक्शन आप निकालना चाहें तो म्यू क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक मोमेंट चूंकि बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है, ऐसा म्यू वेक्टर का डायरेक्शन है। और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो म्यू वेक्टर पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स होंगी, दूसरे वेक्टर की तरफ पाम होगा। तो जो टॉर्क वेक्टर आ रहा है वो अपवर्ड्स आ रहा है। टॉर्क वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, ये टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। तो टॉर्क वेक्टर अगर कुछ इस तरह से है तो सेंस ऑफ रोटेशन है ना, टॉर्क वेक्टर कुछ इस तरह से, तो सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इधर होगा। तो AB वाली साइड बाहर आएगी। ठीक है, AB साइड बाहर, CD साइड अंदर। तो ऊपर से देखेंगे बच्चों तो AB साइड ऊपर, यानी ये वाली साइड ऊपर आ रही है और ये नीचे जा रहा है, तो कुछ इस तरह से रोटेशन दिखेगा। तो क्या लगता है आपको, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? ऊपर से देखेंगे तो सेंस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा बताइए, क्लॉकवाइज होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ऊपर से देखने पे? क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। देखिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूं ना, ऊपर से देखेंगे बच्चों तो ये साइड आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो ये AD साइड दिखेगी, A साइड इधर है और D साइड इधर है। ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे बच्चों तो AD दिखेगा है ना, और AD बाहर की तरफ आएगा, यानी A वाला साइड आपको बाहर एंटी आता हुआ क्लॉकवाइज हो जाएगा सर सर। एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ, A बच्चों आपको बाहर आता हुआ दिखेगा और D अंदर जाता हुआ दिखेगा कुछ इस तरह से। तो कुछ सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। सेंस ऑफ रोटेशन यानी A इधर, तो सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऑप्शन C 0.4 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्योंकि AB बाहर आ रही है, CD अंदर जा रही है, तो ऊपर से देखेंगे तो A बाहर और D अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन दिखेगा। ठीक है, तो ये होगा। अब इसमें जो थोड़ा सा देखिए, ऐसे ही है पूरा डिस्कशन है ना। डायरेक्शन का सेंस बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। आपको टॉर्क पता होना चाहिए निकालना, टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ज्यादातर टॉर्क ही पूछा जाएगा आपसे। बाकी डायरेक्शन का भी सेंस मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा आपको शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, तो आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप उसके यूज टू होते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉर्क हो गया, कितना टॉर्क लगेगा अगर आप किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अब अगला आता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। तो याद होगा बच्चों, वैसे हम लोगों ने बात की थी, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बच्चों, याद है क्या आप लोगों को? किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? -P cos थीटा। -PE cos थीटा।
बिल्कुल सही है। तो मान लीजिए बच्चों ऐसे ही सेम ऐसा ही फॉर्मूला है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप को रख दें, ठीक है, और या मैग्नेट को रख दें, तो उसके पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक मैग्नेट का एग्जांपल लेता हूं, कुछ ऐसा मैग्नेट रख दिया है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ ऐसा कुछ मैग्नेट रख दिया और इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनर्जी जो इस में स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी माइनस ऑफ वेक्टर म्यू डॉट वेक्टर बी। बी cos थीटा। बिल्कुल, तो माइनस म्यू बी कॉस थीटा, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। अब सवालों में कई बार आपसे पूछा जाएगा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बताइए कि इसको रोटेट करने में एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, माइनस इनिशियल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दे देगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो या तो मैग्नेट देगा या तो करंट कैरिंग लूप देगा। अगर लूप देगा तो फिर आपको उसका सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर बच्चों यहां पे एक लूप रख देता हूं, ठीक है, ऐसे एक लूप रख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है और लूप के में करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रख देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे बताइए थीटा कितना होगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल इस लूप के लिए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, बिल्कुल। मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहां इस वाले केस में ये 90 डिग्री होगा। तो आप वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी थीटा होगा। नोट करिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, सबसे ज्यादा सवाल इसी वाले फॉर्मूले पे पूछे जाएंगे, ठीक है, कि वर्क डन बताओ, इसको इतने डिग्री से इतना डिग्री रोटेट किया गया है, वर्क डन बताइए। उसके बाद बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के भी दो होंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड मिनिमम होगा। तो फॉर्मूले से बता सकते हैं बच्चों कब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मैक्सिमम होगा अब और कब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड मिनिमम होगा। 0 डिग्री मैक्सिमम। 0 डिग्री मैक्सिमम, 0 डिग्री पे एक्चुअली मिनिमम होगा, थीटा 180 डिग्री पे 180 पे, हाँ 180 पे मैक्सिमम होगा। होगा। कैसे बच्चों एक्सप्लेन करना चाहेंगे 180 पे मैक्सिमम? सर वो नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव म्यू भी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये 180 नेगेटिव हो जाएगा ना cos 180, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। और जब 0 रखेंगे तो cos 0 1, तो ये माइनस, तो थीटा 0 पे मिनिमम होगा, थीटा 180 पे मैक्सिमम होगा। और बच्चों स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, तो आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा थीटा 0 थीटा 180 में? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल। बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल, याद रखना है बच्चों। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तब स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और बच्चों एक चीज और देखिए, किसी भी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स तो 0 होता ही है, तो यहां पे भी एफ नेट 0 होगा, यहां पे भी एफ नेट 0 होगा। लेकिन बच्चों इन दोनों सिचुएशन में टाउ नेट भी 0 होगा। एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे, कि नेट टॉर्क भी 0 कैसे होगा 0 और 180 डिग्री पे? थीटा 180 के लिए टॉर्क नेट 0 और थीटा 0 के लिए टॉर्क नेट 0, कैसे बच्चों ये कैसे लिख दिया अचानक साइन से? का कम। हाँ बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं। सर साइन होता है ना, तो साइन 180 हाँ 0 हो जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो टॉर्क 0 होने का कारण है बच्चों क्योंकि म्यू बी साइन थीटा, तो साइन 0 तो 0 और साइन 180 भी 0 होता है, इसलिए 0 होगा। तो 0 और 180 डिग्री दो इक्विलिब्रियम की पोजीशंस मिलेंगी आपको। 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नेट 0, टॉर्क नेट 0, एफ नेट 0, टॉर्क नेट 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लिख लीजिएगा, बताइए बच्चों, सवाल करेंगे इस पे सीधे फिर। बच्चों लगाऊं क्या सवाल? सर ये माइनस साइन। हाँ हाँ बोलिए यस सर। बोलिए। सर पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन अट्रैक्टिवनेस के लिए। नहीं, माइनस साइन अट्रैक्टिवनेस के लिए नहीं है। माइनस साइन वैसे तो एक तो सिंपल एक्सप्रेशन है कि डेराइव होके आता है,
ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका माइनस साइन पोटेंशियल एनर्जी का ये है कि अगर आप थीटा 90 डिग्री या थीटा 0 डिग्री पे रखो, है ना, थीटा 0 डिग्री पे रखोगे आप, है ना, तो इस पे लगने वाला कोई टॉर्क नहीं है और सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन पे है, ठीक है, 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अब अगर आप ये नेगेटिव साइन हटा देंगे तो 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो 0 डिग्री पे स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं हो, मतलब 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बता पाएंगे, है ना। तो माइनस साइन एक तरह से आप उससे रिलेट कर सकते हैं, बाकी डेरिवेशन से ये आता ही है माइनस साइन, है ना। ओके सर। आइए एक सवाल करते हैं बच्चों, सेम फॉर्मूले पे आराम से पढ़िए और मुझे कुछ लगेगा तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। पढ़िए सवाल और करिए सॉल्व। जो सवाल ये कह रहा है कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के इनिशियली परपेंडिकुलर है, मतलब ये सिचुएशन है जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन या आप इनटू द प्लेन ले सकते हैं दोनों केस में, और करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बोला गया इसको 180 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो फाइंड करना है आपको। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इनिशियली एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉइल का प्लेन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो आप ऐसा मान सकते हैं 180 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा फाइंड करना है। आपको लग रहा है बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो रही है तो आप कर सकते हैं, है ना, यूज कैलकुलेटर और बताइए फाइनल आंसर कितना आएगा। बाकी हम लोग डिस्कशन तो करेंगे। सर बोलिए। 37.5 into 10 to the power minus 5 joules। ओके देखो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो माइनस म्यू बी कॉस, और मैंने बच्चों ना डायरेक्शन ऐसे ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ठीक है मैंने ऐसा मान लिया है कि करंट का सेंस तो मैग्नेटिक मोमेंट इनटू द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको रख देंगे, इनिशियल एनर्जी आ जाएगी प्लस म्यू बी। जब 180 डिग्री आप रोटेट कर देंगे ना, जैसे ऐसा लूप है, इसको पूरा 180 डिग्री आप रोटेट करके ऐसा कर देंगे तो जो नया सिचुएशन बनेगा, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए अभी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। एब्सोल्युटली डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट देखिए इस तरह से ना, क्योंकि इनटू द प्लेन इस तरह से है, ठीक है। जब आप इसको 180 डिग्री लूप को रोटेट कर देंगे तो लूप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली आउटवर्ड्स आ जाएगा। तो पहले इनटू द प्लेन है और जब आप रोटेट कर देंगे तो आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा। तो जब फाइनल एनर्जी आप लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस म्यू बी, और चूंकि रोटेशन के बाद बाहर की तरफ आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट तो कॉस 0 डिग्री, ठीक है।
तो पहले ऐसा था, और जब आप 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट बाहर, तो cos 0 डिग्री, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी माइनस म्यू बी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, फाइनल म्यू बी है और माइनस इनिशियल, इनिशियल भी म्यू बी है, तो बच्चों आंसर आ जाएगा -2 म्यू बी। इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसको सॉल्व करके। तो 2 एज इट इज लिख देते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क निकाल रहा हूं, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। तो 2 म्यू, म्यू का वैल्यू होगा I इंटू ए, तो करंट है बच्चों 1 एम्पियर और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। तो I इंटू ए, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100, तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो NIA ये पूरा म्यू हो गया, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर फील्ड, हाँ बोलिए। करंट 0.1 एम्पियर है। ओके ओके, अच्छा रेडियस, हाँ ना, तो सही लिखा है ना मैंने, अच्छा 0.1, ओके। तो 2 ये आ गया, और ये बच्चों करंट है, और ये हो गया एरिया, ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो NIA है ना, ये पूरा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और इनटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला है, तो आप यहाँ पे 1.5 रख दो, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई के टर्म्स में निकाल लेते हैं बच्चों, सिंपल होगा। तो ये होगा आपका 0.2 इंटू पाई, और 0.05 यानी 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 के पावर 25 इंटू 10 के पावर -4 इंटू 100 इंटू 1.5। तो इसको बच्चों, इसको 25 इंटू 0.2, ये 5 मिल बन जाएगा, 5 और पाई, और ये हो जाएगा 10 के पावर -2, 5 पाई 10 के पावर -2, और ये बन जाएगा 1.5, तो हो जाएगा 7.5 पाई इंटू 10 के पावर -2। इतने बच्चों जूल वर्क डन आएगा, ठीक है। हाँ बोलिए। सर मुझे लास्ट लाइन नहीं समझ में आई। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इनिशियली एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जो प्लेन है ना कॉइल का, ये कॉइल का प्लेन हो गया, मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन है ये कॉइल का प्लेन हो गया, और ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले मेरे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो या तो आप बाहर की तरफ ले लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, या तो इनटू द प्लेन ले लीजिए। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले ली, एग्जांपल के तौर पे बोर्ड के ही प्लेन पे ले ली, है ना, ऐसे ले ली, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, या आपने ऐसे ले ली, तो फिर ये केस फॉलो नहीं होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे जो प्लेन ऑफ द लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा, तो फिर ये नहीं ले सकते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। सर मैंने पहले थीटा ना 90 ले लिया था, ओके ओके, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें 2 म्यू भी आएगा बच्चों वर्क डन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यस सर। आइए अगला सवाल करते हैं। देखिए, सर नोट कर ले सर। ओके ओके ओके। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, एक सवाल और है, देखिए। बच्चों ये 5 कुछ नहीं है। The work done in rotating the magnet slowly through 60 degree from the direction of field. जो भी आंसर है बताइएगा। डायरेक्शन ऑफ फील्ड से 60 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा?
सर ए ऑप्शन। ठीक है, यस सर, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। डन सर। ठीक है बच्चों। पहले जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस म्यू बी सर कॉस ऑप्शन ए थीटा। आ रहा है, तो बच्चों इसमें थीटा की यार। वैल्यू कितना रखेंगे पहले वाले 0 सिचुएशन? डिग्री। 0 सर। 0 हो जाएगा सर। 0 डिग्री हो जाएगा, 0 ठीक है। जाएगा। तो इनिशियल माइनस म्यू बी हो जाएगा और फाइनल 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस म्यू तो बी। माइनस न्यू बी बाई 2। हाँ बिल्कुल, cos 60 डिग्री रख देंगे तो बन जाएगा माइनस म्यू बी बाई 2। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो फाइनल है माइनस म्यू बी बाई 2 और इनिशियल है माइनस म्यू बी। तो बच्चों एक तरह से दिख रहा होगा कि म्यू बी में से म्यू बी बाई 2, न्यू बी बाई माइनस न्यू बी बाई 2। हाँ तो इतना वर्क डन आ जाएगा। तो 1/2 म्यू का वैल्यू सवाल में दे रखा है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट 2 × 10⁵ और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 14 × 10⁻⁵, 14 × 10⁻⁵। तो बच्चों ये प्लस -5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 14 जूल आ जाएगा। ए ऑप्शन निकाल पाए थे बच्चों आप लोग सब? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे ही पूछे जाएंगे सवाल, है ना। तो इनिशियल माइनस फाइनल मोस्टली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही पूछा जाएगा। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों। रुक जाइए। लिखिए लिखिए लिखिए, जो लोग लिख चुके हैं बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। डन सर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पढ़ेंगे आराम से और किस तरह के सवाल बनेंगे, कैसे क्या है देखते हैं इसको थोड़ा सा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वैसे पर्पस क्या है बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? क्या यूटिलिटी हुआ करता था? हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन ऑलरेडी इसके बारे में किए थे, याद आ रहा है किसी को? ऐसा मत करो बच्चों, बताया गया तुम लोग गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है। मूविंग कॉइल छोड़ दो, गैल्वेनोमीटर बता दो। अच्छा गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करने का। Current करंट को डिटेक्ट स्मॉल करने के करंट लिए। को डिटेक्ट करता है सर। हाँ स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा अमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या अंतर था? मतलब हम लोगों ने दोनों पढ़े थे पर अमीटर ज्यादा यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर के कंपेरेटिवली, तो उसका क्या वजह थी? क्योंकि गैल्वेनोमीटर ज्यादा बड़ी करंट को रीड नहीं कर पाता। फिर याद आ रहा होगा हम लोग गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते थे शंट रेजिस्टेंस लगा के, यस है ना? सर, यस सर, सेंट्रल। तो यस। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया ये भी लगेगा कि ऐसा क्या है कि ये ज्यादा करंट रीड नहीं कर पाता। तो ये अंदर उसके क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या सिचुएशन होती है वो है, तो इसमें 2 हॉर्स शू मैग्नेट लगे रहते हैं। तो इसी शेप के मैग्नेट लेने का कारण ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस की जाए वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, मतलब इधर नॉर्थ से निकले और इधर साउथ पे एंटर हो, ठीक है। इधर नॉर्थ से निकले और इधर साउथ पे जाके एंटर हो। तो हॉर्स शू मैग्नेट का पर्पस है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस की जाए, इसलिए हम लोग ऐसा हॉर्स शू मैग्नेट यूज करते हैं। अब जो इसी अरेंजमेंट को अगर आप टॉप से देखेंगे, ऊपर से, ये तो मैंने साइड व्यू ड्रॉ किया है। ये एक सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन कोर का ये सिलेंडर है। इधर नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है और ये आपका बीच में सॉफ्ट आयरन कोर की सिलेंडर है, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो साइड व्यू हो गया, टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक मैग्नेट इधर दिखेगा, एक मैग्नेट इधर दिखेगा, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और बीच में ये सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर दिखेगा, ठीक है। यहां पे भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे दिखेंगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हुई दिखेंगी नॉर्थ से साउथ। मतलब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स मेंटेन करने के लिए हम लोग, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेंटेन करने के लिए हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद इस हॉर्सशू मैग्नेट पे कॉइल्स रखते हैं बच्चों, है ना। कॉइल्स रखते हैं हम लोग, करंट कैरिंग कॉइल्स, क्योंकि हमें करंट मेजर करना है। तो इस तरह से कुछ ये करंट कैरिंग वायर्स होती हैं, ठीक है। तो यहां से वायर्स ऐसे जाते हैं, तो इधर से करंट इस तरह से कुछ जाएगा, करंट ऐसे, ठीक है। और फिर मल्टीपल सिलेंडर में ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, उनसे पास होके, ठीक है, ऐसा ऐसे पूरा पास होके, मल्टीपल टर्न से पास होके फिर इधर से वायर करंट लेके कुछ इस तरह से, इधर से करंट लेके वायर
इधर आता है ना, तो ऐसे करंट जाएगा, मल्टीपल टर्न से ऐसे पास होगा सिलेंडर के थ्रू, और फिर सिलेंडर के थ्रू मतलब जो सिलेंडर में वायर्स हम लोगों ने रैप करें उनके थ्रू पास होके फिर इधर से बाहर आ जाएगा। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देख हमें करंट केवल इस तरह से जाता हुआ दिखेगा कि ये लूप्स हैं और इनसे करंट ऐसे एंटर हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इधर से अंदर से करंट आ रहा है ऐसे बाहर और फिर अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा है कि अगर आप करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो जैसे ये करंट कैरिंग लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो ये टॉर्क फील करेंगे, ठीक है। और टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, तो अभी हम लोग पढ़ के आए कि जो टॉर्क की वैल्यू है वो टॉर्क बराबर है वेक्टर म्यू क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि म्यू बी साइन थीटा, इतना टॉर्क लगेगा, ठीक है, ओके। म्यू का वैल्यू हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, तो जितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है, जितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू एरिया एनक्लोज्ड, ये म्यू हो गया। और यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न है, मान लीजिए एक टर्न नहीं है, एक टर्न होता कि ऐसा सिलेंडर, मान लीजिए इसको आप सिलेंडर मानिए, केवल एक टर्न होता मतलब करंट इधर से गया, एक ऐसा पूरा टर्न फॉलो किया और इधर आ गया, तो ये एक टर्न होता, पर ऐसा नहीं होता है, करंट ऐसे जाता है फिर मल्टीपल टर्न्स होते हैं, ठीक है, उन मल्टीपल टर्न्स के थ्रू फिर पास होके फिर जाता है। तो लेट्स से n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कितना टॉर्क लगेगा इस करंट कैरिंग लूप पे, तो n नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू ए, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इंटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। ये B क्या है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं बाहर, ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो B है। सर ये लूप भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उनको नहीं काउंट करेंगे, नहीं उनको काउंट नहीं करेंगे, उसके दो वजह है। पहली वजह तो ये काफी स्ट्रांग होते हैं मैग्नेट्स, तो इनके कंपैरेटिवली इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आप इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो जिसपे फोर्स या टॉर्क निकालते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड को काउंट नहीं करते, ठीक है, तो यहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड को काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो बी है, ये बाहर ये जो मैग्नेट्स आपने लगाए उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बी। फिर आता है साइन थीटा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू बच्चों हमेशा 90 डिग्री मेंटेन रहेगी। सर ऐसे कैसे, देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल इसीलिए रखते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा ये आपके सामने ये वाला हटाता हूं, है ना, एक ही लूप ड्रॉ करता हूं फिर बाद में बताता हूं आपको मैं। ये मान लीजिए ऐसा आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेडियल रखने का कारण ही यही है कि जो लूप्स हैं, है ना, जैसे ये लूप है, ठीक है, इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो इस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे रहेंगे, हमेशा, ठीक है। पर सर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, टॉर्क लगेगा, रोटेट होगा, रोटेट होके जब बच्चों मान लीजिए ये लूप, अभी ये वायर इधर है, ये रोटेट होने के बाद यहां पहुंचेगी तो फिर भी 90 डिग्री, यहां पहुंचेगी फिर भी 90 डिग्री। तो हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए रखते हैं ताकि जो मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री मेंटेन रहे, तो ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो इस लूप पे कितना टॉर्क लग रहा होगा, तो लूप पे टॉर्क लग रहा होगा NIAB, इतना लूप पे टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है। अब इस पे टॉर्क लगेगा तो होगा क्या, ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, रोटेशन होगा इस पे लूप पे, है ना, क्योंकि टॉर्क लग रहा है तो रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक इंडिकेटर लगा देते हैं इधर, ठीक है, इस तरह से। अगर टॉप से देखेंगे तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है आप इसी को मान लो कि इसी तरह से एक इंडिकेटर लगा देते हैं, ठीक है, यहां पे हम लोग कहीं पे इंडिकेटर लगा देते हैं, मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं, इंडिकेटर लगा देते हैं यहां पे, ठीक है। तो सर ये इंडिकेटर का क्या पर्पस होता है, ये बच्चों ये इंडिकेटर है। तो जैसे आप करंट पास करते हैं तो गैलोमीटर में इंडिकेटर लगा रहता है, तो जैसे आप करंट पास करेंगे तो ऐसे रीडिंग शो करेगा, ठीक है, तो ये इंडिकेटर है ना, हमारे स्पीडोमीटर हर जगह वो लगी रहती लाइन जो स्पीड बताती है ना, तो वैसे ही जैसे आप करंट पास करेंगे तो मान लीजिए इतना जाके स्टैटिक हो गया तो यहाँ पे जो रीडिंग होगी उतनी करंट पास करेंगे ना, तो ये इंडिकेटर है, ये जो लगा देते हैं इंडिकेटर है, ठीक है। तो जैसे ही करंट पास करेंगे इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से क्या होगा, रोटेशन होगा, और जो भी जहां पे जाके ये सुई रुक जाएगी वहां पे हम बता देंगे कि इतनी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज सुनिए, कितना टॉर्क लगेगा तो उससे होगा क्या, रोटेशन होगा, ठीक है। रोटेशन होगा तो ये सिलेंडर लगातार घूमता ही रहेगा क्योंकि इसको रोकने का कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, तो टॉर्क ये लग रहा है, ये टॉर्क रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, पर रोटेशन को रोकेगा कौन, क्योंकि जैसे ही करंट पास होती है ऐसा नहीं होता कि आपका इंडिकेटर जैसे करंट पास करेंगे तो इंडिकेटर जाके एक जगह रुक जाता है, फिर जहां पे रुकता वहीं पे रीडिंग लेते हैं आप। अगर आप
इतना टॉर्क लगा देंगे तो ये लगातार घूमता ही रहेगा, है ना, ऐसे इंडिकेटर लगातार गोल गोल घूमता ही रहेगा, क्योंकि टॉर्क का मतलब होता है घुमाना, तो ये घुमाता ही रहेगा। तो हमें चाहिए कि इंडिकेटर एक जगह पे जाके रुक जाए, ठीक है, आगे नहीं जाए, तभी तो हम लोग रीडिंग नोट कर पाएंगे। तो रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंडर, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर है, ये जो रोटेट करता है, इसके नीचे हम लोग एक वायर लगा देते हैं, ठीक है, एक वायर ऐसे लगाते हैं, है ना, और ये वायर को फिक्स कर देते हैं। तो ये वायर है और ये वायर जाके फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इस वायर का लोअर एंड मूव नहीं करता, ये वाला एंड मूव नहीं करता, और जो अपर एंड है वो सिलेंडर के साथ अटैच है। तो जैसे जैसे सिलेंडर रोटेट करेगा ये वायर ट्विस्ट करेगी, क्योंकि इसका लोअर एंड तो मूव नहीं कर रहा, और अपर एंड सिलेंडर के साथ रोटेट करेगा, क्योंकि उसको अपर एंड को सिलेंडर के साथ हम लोगों ने वेल्ड कर दिया। तो मान लीजिए ऐसा ये है, तो जैसे सिलेंडर रोटेट करेगा अपर एंड तो रोटेट करेगा पर लोअर एंड फिक्स है। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी, जैसे हम लोग जब कपड़े धुलने के बाद कपड़ों से पानी निकालते हैं तो एक एंड फिक्स करते हैं, दूसरे एंड पे ट्विस्ट करते हैं, तो एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस वायर में ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है, इस वायर में ट्विस्ट आ जाएगा। एक जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, एक टॉर्सनल कांस्टेंट बताया था, ठीक है। टॉर्सनल कांस्टेंट, जो मान लीजिए किसी वायर को आप, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से स्लाइड में बताता हूं। मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, उसका एक एंड आप फिक्स कर दीजिए, एक एंड आप फिक्स कर दीजिए और अगला एंड आप रोटेट करिए इसका, ठीक है। रोटेशन कैसा होगा कि एक एंड फिक्स है और अगले एंड को आप ऐसे पकड़ के रोटेट कर रहे हैं, है ना, ऐसे रोटेट ऐसा नहीं, एक एंड फिक्स है, जैसे कपड़ों को आप एक एंड पे पकड़ के ट्विस्ट करते हैं वैसे रॉड को ट्विस्ट कर रहे हैं। तो जो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है ना वायर में, दैट रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आपने एंगल ट्विस्ट किया है उसको। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर आता है C इंटू थीटा, जहां पे C कहलाता है टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। तो नीचे ये वायर लगा देते हैं, तो वायर का नीचे वाला एंड फिक्स है, ऊपर वाला सिलेंडर रोटेट कर रहा है, तो जितना ज्यादा सिलेंडर रोटेट करेगा उतना ज्यादा रॉड के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। तो जो रॉड के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ट्विस्टेड। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, सी को बोला जाता है टॉर्सनल कांस्टेंट। अब ये टॉर्सनल कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, है ना। जो भी मटेरियल लगाएंगे, जैसे आयरन का होगा तो उसके लिए अलग होगा, जिंक के लिए अलग, एल्यूमिनियम के अलग, तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे। तो ये C टॉर्सनल कांस्टेंट है, जिस मटेरियल का भी लगाएंगे उसका C आपको पता होना चाहिए टॉर्सनल कांस्टेंट। तो ये टॉर्सनल कांस्टेंट क्या करता है, इस सिलेंडर के रोटेशन को रोकता है। तो ये जो इंडिकेटर है, यह सिलेंडर रुकना तब बंद करेगा जब मैग्नेटिक टॉर्क, यानी ये वाला टॉर्क बराबर हो जाएगा इसका जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसके, ठीक है। क्योंकि जैसे से रोटेट करता जाएगा इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता जाएगा और रोटेशन को रोकेगा, ठीक है। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क इस रॉड के मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, इंडिकेटर जाके वहां रुक जाएगा। तो ये मान लीजिए इंडिकेटर है, ठीक है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, आपने करंट ऑन किया, जैसे ही करंट ऑन किया सिलेंडर पे लगा टॉर्क, सिलेंडर आगे रोटेट किया, लेकिन जैसे जैसे सिलेंडर रोटेट कर रहा है इधर वायर में ट्विस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जैसे सिलेंडर रोटेट कर रहा है उसके रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये वायर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, और जब ये वाला टॉर्क इस वाले टॉर्क के बराबर हो जाएगा ये जाके इंडिकेटर वहां पे रुक जाएगा। जैसे इंडिकेटर यहां पे रुक गया, इतने थीटा पे मान लीजिए लेट्स से 10 डिग्री 15 डिग्री पे जाके रुक गया, तो यानी C इंटू 15 डिग्री ये बराबर हो गया मैग्नेटिक टॉर्क के, ठीक है। तो इंडिकेटर जाके रुक जाएगा जब मैग्नेटिक टॉर्क बराबर हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ वायर के। तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना है, BINA बराबर C थीटा, ठीक है। तो किस एंगल पे जाके रुकेगा, ये थीटा बराबर हो जाएगा BINA बाय C टॉर्सनल कांस्टेंट। तो यहां से बच्चों आप देख रहे होंगे कि जो थीटा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कराएंगे उतना ज्यादा एंगल ऑफ रोटेशन होगा। तो मान लीजिए आपने करंट 0.1 एम्पियर फ्लो कराया है, ठीक है, 0.01 एम्पियर फ्लो कराया तो थोड़ा सा रोटेशन होगा। आपने 0.05 एम्पियर फ्लो करा दिया करंट तो 5 गुना रोटेशन हो जाएगा। और इसी इंडिकेटर के सामने, ये जो इंडिकेटर है इसके सामने रीडिंग लिखी रहती है 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो जैसे जितना जितना रोटेट करता जाएगा उस हिसाब से आप करंट रीड करते जाएंगे। ये तो बच्चों देखिए पूरी कहानी
है ना, मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर कैसे काम करता है। याद आपको क्या रखना है, तो आपको याद ये लाइन रखनी है बस, है ना। तो BINA स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर लगा रहे हैं, कितना करंट फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर सी थीटा, जहां पे सी कहलाएगा टॉर्सनल कांस्टेंट, थीटा एंगल रोटेटेड। तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये इसका प्रिंसिपल यही है कि अगर आप करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है। तो जितना टॉर्क लग रहा है जब वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, उसी पॉइंट पे जाके इंडिकेटर रुक जाएगा। और आप निकालना चाहते हो करंट की वैल्यू कितनी है, तो करंट की वैल्यू आप सी थीटा, मतलब यहां से अगर आप करंट निकालना चाहते हो कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो सी इंटू थीटा डिवाइड बाई BAN, ठीक है। अब टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप पता है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पता है। तो ये जो पूरा कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पता है। डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए करंट कितना होगा, तो यहां पे थीटा की वैल्यू 1 डिग्री रखते हैं तो करंट आ जाएगा, तो थीटा 1 डिग्री पे कितना करंट होगा, यहां पे करंट की वैल्यू लिख देते हैं। थीटा 2 डिग्री पे कितना करंट होगा वो निकाल लेंगे, थीटा 2 डिग्री जब इंडिकेटर 2 डिग्री रोटेट करेगा तो करंट कितना होगा, 10 डिग्री पे रोटेट करेगा तो करंट का वैल्यू कितना होगा, इस तरफ से रीडिंग लिख देते हैं। फिर हमें करंट मिल जाती है ना। अब जैसे ही करंट पास करोगे, अगर मान लीजिए 10 डिग्री करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू 0.1 एम्पियर है, एक समझाने के लिए, तो जैसे ही आप 0.1 एम्पियर फ्लो कराओगे 10 डिग्री रोटेट कर जाएगा, 10 डिग्री रोटेट कर जाएगा और उस 10 डिग्री रोटेशन के सामने 0.1 एम्पियर लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगी करंट, ठीक है। तो ये पूरा प्रिंसिपल है। अब बताइए आप लोग को समझ में आया है, नहीं आया है तो जो चीज आपको नहीं समझ में आई है पूछ लीजिए। बाकी याद रखने वाली बात जिसे सवाल हल होंगे वो ये है, एक लाइन है बस, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है बच्चों, तो जितना बोर्ड पे लिखा है उतना तो एटलीस्ट आप नोट ही करिए, फिर कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं बोल के लिखा दूंगा आपको। हो गया सर। ठीक, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, आपका हर एक सवाल हो जाएगा, ठीक है। बस हाँ, इसमें हर एक का मतलब आपको पता होना चाहिए। सवाल में सारी चीजें दे देंगे सिंपल आपसे, या तो करंट पूछ देगा या थीटा पूछ देगा, कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी। ये फॉर्मूला याद रखिए, सारे सवाल हो जाएंगे। बच्चों अगर लिख लिया है तो एक सवाल कर लें इसी पे, फॉर्मूले पे, बोलिए। यस सर। मैं लगा रहा हूं बच्चों सवाल, ठीक है, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल जो जो चीजें दी हुई हैं नोट करते जाइए और कर सकते हैं आप सारे सॉल्व। सारी चीजें बच्चों सवाल में दे रखी हैं, सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर बताना है।
सबके आंसर आने चाहिए बच्चों, है ना। सवाल में हर एक चीज पता है आपको। डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी है, टॉर्शनल कांस्टेंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल दे रखा है, एरिया पूछ लिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सर बी ऑप्शन, लास्ट वन, बी 1.0। ओके। डन सर। ठीक है, क्या रहा है? सेकंड ऑप्शन। ओके, यस सर। देखो जो बी आई एन ए इज इक्वल टू सी थीटा, बीना इज इक्वल टू सी थीटा, एरिया पूछा गया है तो बाकी आप सारी चीजें नीचे ले आइए, है ना। टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू सवाल में दे रखी है, कितना है बच्चों टॉर्शनल कांस्टेंट, थोड़ा सा मदद करिए। तो टॉर्शनल कांस्टेंट कितना दे रखा है सवाल में? 4.0 into 10 की पावर 10 की -5। पावर -5। बिल्कुल। और दूसरा एंगल वाला कितना, सर। थीटा की वैल्यू कितना है? थीटा 0.05। 0.05 रेडियन। बच्चों कभी कभार ये डिग्री में दे रखा होगा तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन्होंने रॉड लिख दिया, रेडियन है, ठीक है, 0.05 रेडियन। और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रखी है वो कितना है? 0.01। 0.01, तो 10 के पावर -2 लिख देते हैं। और करंट कितना फ्लो कर रहा है? 10 to the 10 power into minus 10 3. की पावर -3। हाँ, 10 into 10 के पावर -3, 10 मिली एम्पियर, ठीक है। और क्या रह गया? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 200। 200, ठीक है। सारी वैल्यूज रख देते हैं। अब बच्चों ये 10 के पावर, ये 5 into 10 के पावर -2 लिखा जा सकता है इसको। 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 100 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा। अब 2 से कैंसिल कर दीजिए, 5 बन जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचा नहीं है। ऊपर 10 के पावर -5 बच रहा है, ठीक है। देखते रहिए बच्चों कैलकुलेशन। ऊपर 10 के पावर -5 बच रहा है, और नीचे बच रहा है 10 के पावर -1, ठीक है। -1 सर। तो ये ऊपर चल जाएगा 10 के पावर -4। लेकिन बच्चों ये मीटर स्क्वायर में आया है ना अभी, हम लोग सेंटीमीटर Yes, में sir. हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए होगा, तो 10 के पावर, डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4। बिल्कुल, तो 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर है। जब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना चाहेंगे तो आप 10 के पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तब सेंटीमीटर स्क्वायर में चला जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। बोले ठीक है बच्चों, इस सेम। Yes, अब sir, इस yes, कोई sir. कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, सवाल ऐसे ही आएंगे। अब जैसे इन्होंने एरिया पूछ दिया था, कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पे एरिया दे देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पूछ देंगे, कुछ में करंट पूछ देंगे कि इतना सारी वैल्यूज हैं, इतना रोटेशन होता है, तो बताओ करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे तो और इस पे Thank you, डिस्कशन sir. करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन पूछना है। बोलिए बोलिए बोलिए। Sir, a hollow cylindrical wire carries a current I having inner and outer radii r and 2r respectively. Magnetic field at a point which is 3r/2 distance away from its axis is. अच्छा, 3r/2 दूर है। Yes sir. Inner and outer radius दे रखे सर r and 2r. Hollow cylindrical wire है। हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है, इनर और आउटर रेडियस r और 2r दे रखी है। ओके, Yes sir. ठीक है ठीक है। और करंट की वैल्यू कितनी है? Sir current I. करंट I दे रखा है, तो हमें आंसर भी I के टर्म्स में ही करना है ना। Yes sir. I की टर्म्स में। ठीक है ठीक है। तो बिल्कुल इसको इस लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की तरह ही ट्रीट करिए, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है सीधा μ0I/4 इंटू 2I/r लगा दीजिए, और r की जगह 3r/2 रख दीजिएगा। बाहर है ना पॉइंट 3r/2। एक सेकंड एक सेकंड पॉइंट सिलेंडर के बाहर नहीं है ना, 3r/2 पे है। एक सेकंड ना, हाँ सर बीच में ही आएगा। बीच में पॉइंट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको इसमें 3r/2। हाँ मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये मान लेते हैं यहाँ पे 3r/2 पे पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक लूप कंसिडर करेंगे, ठीक है, एम्पियर्स लूप कंसिडर करेंगे, ठीक है, ऐसा है ना। और लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल B.dl इक्वल्स टू μ0 टाइम्स I enclosed। तो देखिएगा B की वैल्यू निकालना है, इंटीग्रल ऑफ dl मतलब इस लूप की लेंथ लिखनी पड़ेगी,
ठीक है, तो इसका रेडियस हम लोग 3r/2 लेंगे क्योंकि पॉइंट 3r/2 दूर है ना, तो इसका रेडियस भी 3r/2 लेंगे, तो 2 पाई और रेडियस की जगह रख देंगे 2π3r/2। बिल्कुल, और म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब देखिए आई एनक्लोज्ड में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, सर आई एनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका है कि आप करंट डेंसिटी निकाल लीजिए। करंट डेंसिटी जैसे टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जो बीच वाला एरिया, क्योंकि करंट पूरा इसी वाले एरिया में प्रेजेंट है ना, तो कैसे निकालेंगे? पाई 2r माइनस r का स्क्वायर, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू माइनस r पाई r का स्क्वायर, यस सर, है ना, ये करंट डेंसिटी आ गई। अब इंटू आपको इस रीजन में करंट निकालना है, ठीक है, इस वाले की r से लेकर 3r/2 रीजन में कितना करंट है, तो ये देखिए थोड़ा सा, तो आप लिखेंगे पाई इंटू 3r/2 का होल स्क्वायर। ये पूरा हो गया, लेकिन पूरे में तो इतने पूरे में करंट नहीं फ्लो कर रही, बीच में तो ब्लैंक है ना, यस सर, माइनस r कर देंगे, माइनस पाई r स्क्वायर कर देंगे, पाई r स्क्वायर, यस सर, ये आपका आई एनक्लोज्ड बनेगा, ठीक है। फिर हाँ, तो अब ये आई एनक्लोज्ड की वैल्यू आप यहाँ रखिएगा, होपफुली मैच कर जाएगा, नहीं मैच करेगा तो बताइएगा। बोलिए सर। तो वो जो आपने क्वेश्चन करवाया था ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लीज एक बार डायरेक्शन बता दीजिए सर, मुझे क्लॉकवाइज लग रहा था उसमें। सर ये क्वेश्चन बताया ना सर, ये आप सॉलिड सिलेंडर वाला ये वाला, हाँ हाँ सर इसमें अगर आप इसका सर डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक होता है सर, जैसे अगर हम लोग को आई निकालना होता है ना, तो करंट डेंसिटी 2πr³/3 लगा सकते हैं, सीधा आ जाता है सर उससे। 2πr³ कैसे करंट डेंसिटी? यस सर, ऐसे सर उसका आई अगर निकालना हुआ 19 वाला, तो सर J0 2πr³/3 लगा देंगे सर, सीधा आ जाएगा। 19 स्लाइड, 19 स्लाइड, ओके ओके ओके। अच्छा, फॉर्मूला डायरेक्ट यार अभी तो मेरे पास दिमाग में नहीं है, पर ठीक है आप अभी ऐसे कर लो। ये इसका सर ये बहुत लंबा जा रहा था सर, ऐसे कैलकुलेट करने में, ऐसे क्वेश्चन आता है तो AB है, आपने बोला वो ऊपर जा रही है, AB ऊपर जाएगी, राइट। सर आपने यहाँ पे A को नीचे क्यों किया और D को? क्योंकि ऊपर से देखोगे ना आप, जैसे मैंने ऊपर से देखने पे बोला था कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको पूरी कॉइल नजर नहीं आएगी, आपको ऊपर से केवल AD दिखेगा, आपको AD ऐसा है ना, तो लेफ्ट साइड में A है, राइट साइड में D है ना, तो AB वायर ऊपर आएगी, मतलब A ऊपर जाएगा, D नीचे जाएगा, क्योंकि CD वायर नीचे जाएगी तो D नीचे जाएगा, तो A ऊपर जाएगा और D नीचे जाएगा, है ना, तो ऐसा आपको दिखेगा, A ऊपर और D नीचे, है ना। तो आप ऊपर से देख रहे हो कोई चीज, उसमें A लेफ्ट है, D राइट है, और A ऊपर जा रहा है, D नीचे जा रहा है ना, तो आप ऐसे घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज आता तो ऐसा होता, एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरह से होगा। तो मैंने ना AB को ऊपर समझ लिया था कि वो ऊपर जा रहा है और DC नीचे जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा मूवमेंट। नहीं, बिल्कुल सही सोचा है आपने, AB ऊपर जा रहा है और DC नीचे जा रहा है, बिल्कुल सही है, AB ऊपर जा रहा है, तो जब लेकिन आप ऊपर से देखेंगे ना, टॉप व्यू है ना, ये तो साइड व्यू है, सामने से देख रहे हैं, आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा वायर, है ना, एक वायर दिखेगा केवल, आपको पूरा लूप नहीं नजर आएगा, सामने से देखेंगे तो पूरा लूप दिखेगा, सामने वाली सिचुएशन, ऊपर से देखेंगे तो केवल AD वायर दिखेगा आपको, जिसका A लेफ्ट हैंड है और D राइट साइड है, तो A ऊपर जाएगा और D बैक साइड जाएगा, A ऊपर जाएगा और D बैक साइड जाएगा ना, अगर ऊपर से देखेंगे तो A ऊपर जाएगा, D बैक साइड जाएगा, यस, तो फिर वो आपको एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, धन्यवाद।